नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बैंकिंग से संबंधित कुछ शब्दों को जानेंगे, आखिर उनका अर्थ क्या होता है, उनका मतलब क्या होता है और उनका क्या महत्व है, उस चीज को आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे एनडीटीएल क्या होता है। एनडीटीएल, तो एनडीटीएल को समझने का सबसे आसान तरीका है कि बैंक में जो जमा राशि होता है, बैंक में जो जमा राशि होता है कितने दिनों का, 14 दिनों का, 14 डेज। 14 दिनों में बैंक में जो राशि जमा होता है किसी भी बैंक में, बैंक यानी कि कोई भी छोटा मोटा बैंक है, उस बैंक में 14 दिनों के अंदर जितना राशि जमा हुआ और जितना निकासी हुआ, जितने यानी कि निकास हुआ यानी कि निकाला गया, उसी के अंतर को हम क्या कहेंगे, उसी को हम कहेंगे एनडीटीएल। जैसे मानते हैं अगर इन 14 दिनों में किसी बैंक में, जैसे मान लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा हुआ, उसमें मान लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा का टोटल 14 दिनों में 200 रुपया या करोड़ जो भी मानिए अगर जमा होता है, और इसमें से लोग जब जमा करेंगे तो निकालेंगे भी तो बात है। इसमें से मान लीजिए लोगों ने 100 रुपया निकाल लिया, ठीक, तो उस बैंक का यानी कि अगर बैंक ऑफ बड़ौदा का हम एनडीटीएल पूछे कितना होगा, तो बैंक ऑफ बड़ौदा का एनडीटीएल कितना हो जाएगा, 100 रुपया। ठीक, क्यों? क्योंकि जमा कितना हुआ, 100 हुआ, और निकासी कितना, जमा 200 हुआ और निकासी 100 हुआ, और बचा कितना, 100। तो यही जो अंतर होता है, यही जो बचता है, उसी को कहते हैं एनडीटीएल। ठीक, निकासी में से हम क्या करते, सॉरी, जो जमा हुआ उसमें से निकासी को हम माइनस कर लेते हैं, तो हमारा क्या पता चल जाता है, एनडीटीएल, जिसका पूरा नाम क्या होता है, नेट डिमांड टर्म लायबिलिटी। नेट डिमांड टर्म लायबिलिटी। ठीक, तो हमारा एनडीटीएल है। चलिए अब एनडीटीएल को समझ लिए, इसका काम थोड़ा देर बाद आएगा, उसको हम अच्छे से समझेंगे। चलिए उसके बाद देखते हैं हम बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है, बैंक रेट। ठीक, ये मान लीजिए ये एक बैंक हुआ आरबीआई, जो कि बैंकों का बाप है, जानते हैं। ठीक, इसमें आम आदमी का खाता नहीं होता, इसमें बैंकों का खाता होता है। और यहाँ पे मान लीजिए एक बैंक हो गया पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। ठीक, इसके पास मान लीजिए 100 रुपए हैं। ठीक, इन 100 रुपए में कोई क्या किया, लोन दिया। ठीक, कुछ जमा भी है, मतलब टोटल इसका एनडीटीएल मान लीजिए 100 रुपया है। कितना है, 100 रुपया। और ये क्या किया, सबका लोन दे दिया, मान लीजिए पूरा लोन दे दिया, सब 100 का 100। ठीक, और इसके पास अब पैसे नहीं है अभी लेकिन डिमांड अभी लोन की है, लेकिन इसके पास अभी पैसे जो है नहीं है। ठीक, लोग इसे डिमांड कर रहे हैं कि मुझे लोन चाहिए। ठीक, लेकिन इसके पास अभी पैसे नहीं है। तो ये क्या करेगा, पीएनबी जाएगा आरबीआई के पास और बोलेगा कि साहब आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, और पैसे जो दीजिएगा मैं आपको इतनी जल्दी नहीं लौटाऊंगा, कुछ समय लगेगा, यानी कि दीर्घकालीन, यानी कि उसमें कुछ समय लग सकता है। ठीक, तो ये बैंक जो आरबीआई होगा कहेगा ठीक है, हम आपको जो लोन देंगे, ठीक है देंगे, आप तो उधर जाकर जो लोन दीजिएगा उस पर आप ब्याज कमाइएगा, तो हमको भी तो ब्याज चाहिए। तो ये बैंक जो आरबीआई है, जो मान लीजिए जितना भी रुपया दिया उस पर क्या करता है, कुछ चार्जेस लगाता है, यानी कि ब्याज लेता है। तो उसी को कहते हैं बैंक रेट, जो कि फिलहाल में हमारा कितना है, 4% है। कितना है, 4%। हाँ, बैंक रेट फिलहाल कितना है, 4.65 4.65% जो है हमारा बैंक रेट है। ठीक, तो बैंक रेट क्या होता है फिर से समझेंगे। छोटे जो बैंक होते हैं वे आरबीआई से जब दीर्घकालीन, इस बात को याद रखिएगा, दीर्घकालीन यानी कि लंबे समय के लिए जब लोन लेते हैं, तो उस पर जो दर लगता है उसको क्या कहते हैं हम, बैंक रेट। ठीक, उम्मीद है आप समझे होंगे। अब देखिए बैंक रेट बढ़ाना और घटाना आरबीआई के हाथ में होता है। ठीक, अब समझेंगे कि अगर बैंक रेट आरबीआई बढ़ा दे तो क्या होगा, घटा दे तो क्या हो जाएगा। चलिए मान लेते हैं अगर 100 रुपया आरबीआई दे रहा है, 100 रुपया जो है आरबीआई पीएनबी को दे रहा है। ठीक, पीएनबी को 100 रुपया ये दे रहा है, और इस पे ये क्या करता है, 4% मान लीजिए 4.65, लेकिन मान लीजिए 4% लेता है। ठीक, इस पे 4% ये ब्याज देता है। तो जो पीएनबी है आगे जाकर मान लीजिए 8% अपने ग्राहकों से लेगा। कितना लेगा, 8%। तब नहीं इसको फायदा होगा, ये लोन ऐसे ही थोड़ा देगा, फायदे के लिए देगा।
तो 4% इसको लगा, पीएनबी को 4% देना पड़ेगा, तो अपने ग्राहकों से कितना ले रहा है 8%। ठीक, लेकिन वही अगर ये आरबीआई इन्हीं 100 रुपए को कहेगी नहीं हम तुमको 10% पर देंगे, क्या करेंगे 10% पर देंगे, तो उस समय क्या करेगा पीएनबी 100 रुपया ले तो लेगा, ठीक, या देखेगा कि डिमांड कैसा, लेकिन लेगा, देखिए लेगा, लेकिन क्या वो 10% पर दे देगा या 8% पर? पहले तो 8% पर देता था, अब 8% पर देगा? नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो तो खुद 10% पर लिया है, तो 8% पर कैसे देगा? तो ये क्या करेगा, इसको 15 या 20% कर देगा। ठीक, अब सोचिए 15 या 20% जब कर देगा तो क्या होगा, जो लोग पहले लोन लेते थे वे 8% पर लेते थे, अब उनको 20% लगेगा, तो क्या लोग लोन लेंगे? उतना नहीं लेंगे। कब लेंगे? जब बहुत ज्यादा जरूरत हो तभी लेंगे, नहीं तो जो लोग लोन ले रहे थे वो लोन कम लेंगे। जब लोग लोन कम लेंगे तो क्या होगा, हमारे मार्केट में जो रुपया का तरलता है, जो कैश की तरलता है, क्या होगी, कम होगी। क्यों? क्योंकि बैंक से लोन लोग कम लेंगे, खर्चा कम करेंगे, तो महंगाई भी उससे कुछ हद तक कंट्रोल होती है। ठीक, तो ये हमारा बैंक रेट है, जिसको अगर बढ़ा दिया जाए, अगर आरबीआई इस बैंक रेट को बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, बैंक ब्याज जो देंगे वो ज्यादा दर पे देंगे, जिसके कारण हमारे मार्केट में क्या होगा, लिक्विडिटी यानी कि तरलता कम होगी। लेकिन अगर इसी को ये कम कर देता है, अगर मान लीजिए ये 4% से 0% कर दे, तो यहाँ पे जो बैंक होगा 8% की जगह 5% कर देगा। यहाँ पे लोग लोन ज्यादा लेंगे, कहेंगे कि भाई सस्ता हो गया, ज्यादा लोन लो। ठीक, तो ज्यादा लोन लेंगे तो यहाँ पे मार्केट में ज्यादा पैसा होगा, यानी कि मार्केट में तरलता बढ़ जाएगी, और जब तरलता बढ़ती है तो जाहिर सी बात है महंगाई तो बढ़ना ही है। ठीक, तो इसलिए जो आरबीआई की मौद्रिक नीति है इसमें तिमाही पर इसमें चेंजेस होते रहता है, उसके बीच में भी जरूरत पड़े तो चेंज किया जा सकता है। ठीक, तो उम्मीद है आप बैंक रेट समझ गए होंगे। अब चलिए आगे देखते हैं हम। बैंक रेट तो हो गया, अब देखते हैं रेपो रेट। एक होता है रेपो रेट। रेपो रेट आखिर क्या होता है इसको समझेंगे। ठीक, तो बैंक रेट से थोड़ा सा मिलता जुलता है। बैंक रेट जो होता है वो दीर्घकालीन होता है। बैंक रेट क्या होता है, दीर्घकालीन जो होगा ये बैंक रेट होगा, और जो अल्पकालीन होता है वो क्या होता है, वही रेपो रेट होता है। यानी कि इसमें भी जो होगा बैंक क्या करेगा, आरबीआई से लोन लेगा। इसमें भी बैंक जो है आरबीआई से, जो कि बैंकों का बाप है, उससे लोन लेगा। मान लीजिए एक्स बैंक है, उससे लोन लेगा, और इस पर भी उसको क्या देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। लेकिन ये जो लोन लेगा ज्यादा दिनों के लिए नहीं, मात्र अधिक से अधिक 2 से 14 दिनों के लिए लोन लेता है। ठीक है, अल्पकालीन लोन है। जब कम दिनों के लिए आप लोन लीजिएगा तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो आपका दर होगा 4, रेपो रेट जो है 4% है। कितना है वर्तमान में रेपो रेट, 4% होगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं कि रिवर्स रेपो रेट। तो उम्मीद है आप रेपो रेट समझ रहे होंगे। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ही अंतर है कि बैंक रेट जो होता है ये दीर्घकालीन होता है, लंबे समय के लिए होता है। जो रेपो रेट होता है ये कम समय के लिए लिया जाता है। ठीक, कम समय के लिए जो लिया गया उस पर रेट लगता है। तो जो रेपो रेट है और बैंक रेट है, दोनों में इतना ही अंतर है। और इसमें भी वही सब बातें होंगी। अगर रेपो रेट को बढ़ा दिया जाएगा तो मार्केट में जो तरलता है वो कम हो जाएगी, अगर रेपो रेट को कम कर दिया जाए तो मार्केट में तरलता क्या होगी, अधिक हो जाएगी। अब देखते हैं कि रिवर्स रेपो रेट वर्ड है, रिवर्स रेपो रेट। तो ये नाम से ही जाहिर होता है कि रिवर्स यानी कि उल्टा। इसमें क्या होता है कि इसमें जो आरबीआई है बैंकों से लोन लेता है। क्या करता है, इसमें आरबीआई बैंक से लोन लेता है। बैंक से क्यों लोन लेगा आरबीआई, इस बात को जरा सोचिए। तो इस तरह की स्थिति में सबसे बड़ा कारण होता है जो बाजार में, जो मार्केट में कैश की जो तरलता बढ़ जाती है, उस तरलता को कम करने के लिए ही इस रिवर्स रेपो रेट का ज्यादा प्रयोग किया जाता है। इस रिवर्स रेपो रेट को क्या किया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। इसको क्या कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। रिवर्स रेपो रेट जो कभी फिलहाल में 3.35% है, इसको क्या किया जाएगा, इसको बढ़ा दिया जाएगा। अब बढ़ा देने से क्या होगा, जब रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दिया जाएगा तो ये बैंक जो है आरबीआई में ज्यादा पैसे देंगे। इसमें जब ज्यादा पैसा देंगे तो इनको ज्यादा ब्याज मिलेगा। तो जब बैंक आरबीआई में पैसे देंगे तो इनके पास तो जो वितरण करने की क्षमता है वो तो कम हो जाएगी,
इनके पास लोन देने की क्षमता कम हो जाएगी, तो मार्केट में जो मनी का फ्लो है क्या होगा, कम होगा, जिससे हमारे मार्केट में तरलता कम होगी। ठीक, और इसको अगर कम कर दिया जाए तो ये बैंक इसके पास नहीं रखेंगे। क्यों रखेंगे भाई, जब आप उतना हमको ब्याज नहीं दीजिएगा तो हमारे पास क्यों रखेंगे। जब इसके पास नहीं रखेंगे तो दूसरों को तो लोन देंगे, जब दूसरों को लोन देंगे तो वहां पे क्या होगा, मार्केट में ज्यादा पैसा आएगा, जिसके कारण तरलता बढ़ जाएगी। तो ये रिवर्स रेपो रेट है। अब चलिए दो बहुत इंपॉर्टेंट शब्दावली है, उसको समझते हैं हम। एक है CRR और एक है SLR। इसका मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो, और इसका अर्थ होता है स्पेलिंग देख लीजिए, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक, समझिए अभी क्या होता है CRR और SLR। तो CRR देखिए क्या होता है। CRR जैसे मान लीजिए एक बैंक है, इसका टोटल NDTL कितना है, 100 रुपया है। टोटल NDTL कितना है, 100 रुपया है। तो RBI कहेगा कि काम करो भाई, तुम्हारे पास जितना भी तुम्हारा ये NDTL है, जो तुम्हारा NDTL, इसका तुम 18.5% क्या करो, हमारे पास यानी कि RBI के पास रख दो। क्यों रख दो, क्योंकि मान लीजिए कभी आपके पास बैंक करप्ट होता है, ठीक, तो उस समय में इन्हीं पैसों से लोगों की भरपाई जितना हो सके वो की जाएगी। ठीक, तो 18.5% आप क्या करो, RBI के पास रख दो। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा CRR। ठीक, और इसमें CRR में देखिए क्या क्या रखा जा सकता है। एक तो होगा कि कैश रखें, ठीक, दूसरा होगा कि गोल्ड रखें, या तीसरा होगा सिक्योरिटी यानी कि सरकारी प्रतिभूति को रखें। तो आप सोचिए कि इसमें बैंक कौन सा रखेगा अपने पास, सॉरी RBI के पास। ठीक, तो इसमें तो RBI के पास जो भी मन भी रख सकता है। ठीक, तो 18 मान लीजिए 5% RBI के पास रखता है। अगर RBI इस रेट को बढ़ा दे, अगर मान लीजिए इसको 25% कर दे, इसको क्या करें, 25% कम कर दे, सॉरी इसको 25% क्या करें, 18 से 25% बढ़ा दे। तो जब इतना बढ़ा देगा तो जाहिर सी बात है कि 100 रुपया में मान लीजिए 25 रुपया इसको RBI के पास रखना पड़ेगा, और महज 75 रुपया ही रहेगा इस बैंक के पास, जो भी एक्स बैंक है। तो उसका जो लोन वितरण करने की क्षमता है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वो लोन क्या करेगा, कम देगा। ठीक, यानी कि आप CRR का मतलब इतना ही समझ सकते हैं कि एक निश्चित राशि जो कि बैंकों को कहाँ रखना होता है, RBI के पास रखना होता है, उसी को हम कहते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशियो। और उस रेशियो को कौन बताता है, RBI बताता है। अगला है, देखते हैं हम SLR। अंतिम शब्दावली को समझते हैं, SLR क्या होता है। SLR में क्या करना होता है कि बैंकों को क्या करना होता है कि अपने टोटल NDTL का एक निश्चित भाग अपने पास, खुद के पास यानी बैंकों के पास रखना होता है। मान लीजिए एक एक्स बैंक है और इसको कहा जाए कि तुम भाई अपना 20%, तुम्हारा SLR कितना रहेगा, 20%। यानी कि तुम्हारे पास अगर 100 रुपया का है टोटल, तो तुम कितना रखेगा, तुमको 20 रुपया अपने पास रखना होगा, किसी को लोन नहीं देना है। तो देखिए बैंक भी तेज है, इस 20 रुपया क्या रखते हैं, थोड़ा देर पहले भी मैं बताया था। जैसे एक तो हो जाएगा कि कैश रखेंगे, दूसरा हो जाएगा कि गोल्ड रखेंगे, और तीसरा हो जाएगा कि ये सिक्योरिटी यानी कि प्रतिभूति को रखें, सरकारी प्रतिभूति। तो देखिए अगर एक कैश रखते हैं अपने पास, अगर अपने पास एक कैश रखते हैं तो उस स्थिति में क्या होगा कि इनका लोन देने की जो क्षमता होगी घट जाएगी। ठीक, अगर गोल्ड रखते हैं, गोल्ड, तब यहाँ पे जब गोल्ड रखेंगे तो बाहर से जो होगा गोल्ड का आयात अधिक होगा। ठीक, बाहर दूसरे देशों से गोल्ड का आयात अधिक होगा, क्योंकि ये तो सोना को दबा देंगे, तो दूसरे देशों से सोना लाना पड़ेगा हम लोगों को। तो वहां पे हम लोगों का
सरकारी घाटा होगा, ठीक, वहाँ पे विदेशी घाटा हम लोग का हो जाएगा, तो ये भी नहीं करते हैं। तो तीसरा जो होता है सिक्योरिटी जो होता है सरकारी प्रतिभूति, उसी को रखते हैं बैंक। क्यों रखते हैं? क्योंकि इसमें फायदा भी होता है। जैसे मान लीजिए सरकार की कोई प्रतिभूति है जो कि 100 रुपए की है, तो सरकार जब इस प्रतिभूति को निकालेगी तो 90 रुपया में, 95 रुपया या 80 रुपये में बेचेगी। उस समय बैंक क्या करते हैं, खरीद लेते हैं उस प्रतिभूति को और फिर ये अपने पास रखेंगे। जब इसको वापस RBI को देंगे तो उनको पूरा का पूरा 100 रुपये मिलेगा। तो इसमें तो फायदा हो रहा है, तो क्या करेंगे, इसी के रूप में वे अपना SLR रखते हैं। ठीक, तो ये रहे हमारे टोटल NDTL, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और SLR और CRR। अब उम्मीद है आप समझे होंगे, समझे हो, अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइए। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।